इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। ये होते हैं दो प्रकार के रिटेलर्स, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट रिटेलर वो होते हैं जिनकी खुद की कोई फिक्स दुकान नहीं होती। फिक्स्ड शॉप रिटेलर वो होते हैं जिनकी एक फिक्स दुकान होती है कि इस जगह से हम बिजनेस करते हैं, यो है हमारी दुकान, पूरा उनका एड्रेस वेड्रेस होता है कि भैया यहाँ आके आप हमसे सामान खरीद सकते हो। लेकिन इटिनरेंट रिटेलर्स उनकी कोई फिक्स दुकान नहीं होती, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। दे कीप ऑन मूविंग देयर विद देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर्स की खोज में गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये लोग दर दर भटकते रहते हैं। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो स्मॉल ट्रेडर्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ये साइकिल पे सामान बांध के चल पड़ते हैं कस्टमर को बेचने के लिए। इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि दुकान है कि गाड़ी है पूरा सामान वामान लाने के लिए, या बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, नहीं है। नॉर्मली डील इन कस्टमर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो आपके सब्जी वाले और फल वाले आते हैं ऐसे ढकेल पे बेचने के लिए, वही होते हैं आपके इटिनरेंट रिटेलर्स। एम्फेसिस ऑफ सच ट्रेडर्स इज ऑन प्रोवाइडिंग ग्रेटर कस्टमर सर्विस बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द वेरी डोरस्टेप। तो इन ट्रेडर्स का जो एम्फेसिस होता है कि मेनली ये क्या काम करते हैं, मेन मतलब खास क्या है इनके अंदर, तो खास ये है कि ये आपके डोर स्टेप तक सामान लेकर के आते हैं। जो आपका सब्जी वाला, फल वाला और दूध वाला है वो आपके घर तक सामान लेकर के आ रहा है, आपको बस गेट खोलना है और सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन फिक्स शॉप पे तो तुम्हें दुकान पे जाना पड़ता है, घर से निकल के मोटरसाइकिल साइकिल लेके तुम वहां तक जाओगे तब जाके सामान लाओगे। लेकिन इटिनरेंट रिटेलर का क्या है, गेट खोलो भैया बाहर खड़े हैं, सब्जी ले लो, फल ले लो। अब देखो इनके पास कोई अपनी दुकान तो है नहीं, कोई गोदाम तो है नहीं जहां पर ये बहुत सारा सामान रख सकें। तो ये जो है अपना जो गुड्स हैं, जो भी इनका स्टॉक वगैरह है वो ये अपने घर में ही रखते हैं या फिर और किसी प्राइवेट जगह पर रखते हैं। इनके पास कोई बड़ी दुकान नहीं होती सामान रखने के लिए, कोई गोदाम नहीं होता सामान रखने के लिए, अपने घर वर में ही रख लेते हैं थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि लिमिटेड ही सामान ये रख सकते हैं। अगेन मैंने कहा ना इन पर रिसोर्सेस नहीं है, लिमिटेड स्टॉक रखते हैं, छोटे लेवल पर ही चीजों को रन करते हैं, अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल पर ही चलाते हैं। इनकी टाइप की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं ये इटिनरेंट रिटेलर। सबसे पहले पेडलर्स एंड हॉकर्स, जो लोग साइकिल पर चलते हैं या फिर पैदल चलते हैं सामान बेचने के लिए, वो होते हैं पेडलर्स एंड हॉकर्स। आपके सब्जी वाले, फल वाले, दूध वाले, ये आपके पेडलर्स एंड हॉकर्स के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आते हैं मार्केट ट्रेडर्स। अब देखो मार्केट से यहाँ पर कहने का मतलब है जो तुम्हारे बुध बाजार, सोम बाजार, शनि बाजार, रवि बाजार ये जो लगते हैं कि मंडे को मार्केट लग रहा है, कहीं पे मंगल बाजार लग रहा है, कहीं पे बुध बाजार लग रहा है। अपनी और ज्यादा नेटिव लैंग्वेज में बोले तो पैठ जो लगती हैं, वहां पर जो रिटेलर्स होते हैं, जो लोग वहां पर सामान बेचते हैं, वो होते हैं मार्केट ट्रेडर्स। इसके बाद आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। अब देखो तुमने रेलवे स्टेशन के आसपास, किसी मॉल के आसपास, बस स्टेशन के आसपास बहुत सारे रिटेलर्स तुमने देखे होंगे, दुकान लगा के बैठे होते हैं, कोई जमीन पर कपड़ा बिछा के बैठा हुआ होता है रोड के साइड में। ये जो रिटेलर्स होते हैं ये होते हैं तुम्हारे स्ट्रीट ट्रेडर्स। जहां पर बहुत सारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है ना जिन जगहों के ऊपर, वहां पे ये बैठते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। और ये टाइम टू टाइम अपनी जगह भी बदलते रहते हैं कि बस स्टैंड पे एक कल को तो वो आदमी वहां बैठा है, परसों को यहाँ बैठा है, पिछले बीते हुए कल तो वो यहाँ पे बैठा था। तो बस स्टैंड के चारों तरफ कहीं ना कहीं लोग बैठे हुए रहते हैं जो सामान वामान बेचते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, आपके छोटी मोटी खाने पीने की चीजें हो गई, ये सब बेचते हैं आसपास बस स्टैंड वगैरह के, मॉल वगैरह के आसपास जो लोग बैठे रहते हैं। मतलब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जिन जगहों पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है उन जगहों के आसपास रहते हैं ये स्ट्रीट ट्रेडर्स। उसके बाद आते हैं चीप जैक्स। चीप जैक्स होते हैं आपके खोके वाले, जो ऐसे खोके पे बीड़ी गुटखा सिगरेट वगैरह जो बेचते हैं, ये होते हैं आपके चीप जैक्स। और साथ ही साथ आपके जो चाय वाले हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, चीप जैक्स के अंदर, क्योंकि चाय वालों की एक फिक्स प्लेस होती है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं बदलती। देखो तुम्हारे स्ट्रीट ट्रेडर जो बस स्टैंड वगैरह के आसपास बैठे हैं, उनकी बिजनेस ऑपरेट करने की जगह बदलती रहती है कि कल को आदमी यहाँ बैठा, परसों को वहां बैठा है। लेकिन जो चाय वाले होते हैं, जो खोके वाले होते हैं, उनकी जो पोजीशन मोस्टली फिक्स ही रहती है कि अभी ये खोका यहाँ रख रखा था इनने, कभी बाद में शिफ्ट करा तो यहाँ से वहां कर दिया, वरना तो समझ रहे हो इनकी जो चेंजिंग ऑफ लोकेशन है वो काफी फ्रीक्वेंट नहीं होती। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में। वो रिटेलर्स जिनके पास अपनी फिक्स दुकान है टू ऑपरेट फ्रॉम। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो दे हैव ग्रेटर रिसोर्सेज एंड इटिनरेंट रिटेलर्स एंड ऑपरेट ऑन अ रिलेटिवली लार्ज स्केल। जो इटिनरेंट रिटेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं एंड उनसे थोड़े बड़े लेवल पर ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। देयर आर डिफरेंट साइज ग्रुप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वेरिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स हैं वो वेरी स्मॉल भी हो सकते हैं और वेरी लार्ज भी हो
सकते हैं, यानी कि आपके परचूनी वाले अंकल भी हो सकते हैं और आपके घर के पास वाला एक बड़ा मॉल भी हो सकता है, या फिर गुड़गांव में स्थित एम्बियंस मॉल भी हो सकता है। तो वो सब रिटेलर्स हैं। गुड़गांव वाला एम्बियंस मॉल भी रिटेलर ही है और आपके पास वाले जो परचूनी वाले अंकल हैं वो भी रिटेलर ही हैं। तो ये बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। These retailers may be dealing in different products including consumer durables as well as non-durables, यानी कि ये कंज्यूमर्स के बहुत ही अलग अलग नीड्स के लिए काम करते हैं। यानी कि आप जब कपड़े खरीदते हो तो भी आप रिटेलर से ही खरीदते हो, लेकिन जब आप चॉकलेट खरीदते हो तो भी आप रिटेलर से ही खरीदते हो। उसके बाद दिस कैटेगरी ऑफ रिटेलर्स हैज ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन माइंड्स ऑफ कस्टमर्स एंड दे आर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड ग्रेटर फैसिलिटीज टू कस्टमर्स सच एज होम डिलीवरी गारंटीज रिपेयर। यानी कि आपके माइंड में जो एक इमेज होती है, अगर आप कंज्यूमर है, एज अ कंज्यूमर हमारे माइंड में जो इमेज रहती है वो फिक्स शॉप रिटेलर्स की ज्यादा अच्छी रहती है इन कंपेरिजन टू द इटिनरेंट रिटेलर्स। क्योंकि मान लो आपने फल वाले से 1 किलो सेब खरीदे और उसमें से कुछ सेब तुम्हारे खराब निकल आए अंदर से, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल को वो फल वाला फिर आएगा और ये सामान रिटर्न ले जाएगा? ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। आपके मन में ये चीज नहीं है कि भैया सेब रिटर्न भी हुए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। या फिर कोई कपड़े वाला भी आया इवन आपके पास, जो ऐसे चलते फिरते कपड़े वाले भी रहते हैं, उनसे भी आपने कोई कपड़ा खरीदा और वो मतलब काटा पेटा निकल आया, खराब हो गया, वो जल्दी खराब हो गया, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आदमी तुम्हारे पास आएगा और रिटर्न लेकर चला जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन किसी दुकान से अगर तुम सामान लेकर के आते हो, तुम कहीं से परचूनी की दुकान से सामान लेके आए, तुमने उनसे कही थी भाई सब सामान बांध के रख देना, मैं ले जाऊंगा। उन्होंने बांध के बोरी में रख दिया और तुम बोरी में घर लेके आ गए और तुमने जब खोल के देखा तो कोई सामान खराब निकल आया उसके अंदर। तो कोई सामान खराब निकल आया, तुम्हारे मन में ये बात रहेगी, अच्छा खराब निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे रिटर्न कर देंगे, तुम जाके वापस भी कर सकते हो। तो कस्टमर के माइंड में ग्रेटर क्रेडिबिलिटी रहती है फिक्स शॉप रिटेलर्स की। तुम कोई कपड़े वाले से कपड़ा लेकर के आए जो कि बहुत जल्दी खराब हो गया, धुलने से कलर वलर निकल गया या कुछ हो गया अगले दिन, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ तीसरे दिन जब हम जाएंगे उस दुकानदार के पास तो वो सामान को वापस ले लेगा। लेकिन वो चलता फिरता पेडलर या हॉकर वो आपसे रिफंड रिटर्न नहीं लेगा। साथ ही साथ आपको रिटेलर्स, ये फिक्स शॉप रिटेलर्स और अच्छी अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि भैया कोई सामान खराब हो जाए तो ठीक है, रिपेयर हम ही से करा ले जाना, और तुम चाह रहे हो हम तुम्हारे घर पे भेजना, मान लो तुम फोन कॉल करते हो परचूनी वाले अंकल को तो वो आपके घर पे भी सामान भिजवा देंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज भी दे देंगे, उधार पे सामान दे देंगे। लेकिन जो एक पेडलर है, एक हॉकर है, उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको उधार पे सामान दे दे, क्योंकि कोई पता नहीं वो कल आपके यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, किसी और स्ट्रीट में जाएगा, कहीं और है कि नहीं। टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स ये होते हैं 2 प्रकार के, छोटे और बड़े। सबसे पहले स्मॉल रिटेलर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं आपके जनरल स्टोर्स, यानी कि परचूनी की दुकान है, छोटी छोटी परचूनी की दुकान है जिनसे आप अपना रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। वो स्पेशलिटी शॉप्स जहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सामान मिलता है। कपड़ों की दुकान है तो ये लेडीज कपड़ों की दुकान है, यहाँ पर लेडीज वियर गारमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेडी हैं, आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप इस दुकान पर जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मैन है, एक जेंटलमैन है, तो आपके काम का सामान यहाँ पर नहीं मिलेगा। कुछ होते हैं जेंट्स वियर ही है कि यहाँ पर अगर आप लेडी हैं तो आपके काम का सामान नहीं मिलेगा। कुछ होते हैं फुटवियर की दुकान है कि अगर आपको जूते चाहिए, चप्पल चाहिए तो आप इस दुकान पर जाओ, अगर आप जैकेट लेने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये होती है स्पेशलिटी शॉप्स जो कि एक पर्टिकुलर काइंड के गुड्स के अंदर डील करती हैं। उसके बाद स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। अब देखो, आपने बस स्टैंड के आसपास एक तो घूमता फिरता चाय वाला देखा होगा जो हाथ में ऐसे एक कंटेनर लेके चलता है जिसके अंदर चाय बनी हुई रखी है और वो कप में कर करके लोगों को देता रहता है। एक चाय वाले आपने देखे होंगे जिनकी फिक्स दुकान रहती है, मतलब एक थोड़ा सा सही अच्छे खासे साइज की बनी हुई दुकान रहती है स्टेशन के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास। तो वो जो एक फिक्स्ड टी स्टॉल है दैट इज द स्ट्रीट स्टॉल होल्डर। लेकिन जो एक घूमता फिरता चाय वाला है दैट इज द इटिनरेंट रिटेलर। उसके बाद आती है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। आपने सेकंड हैंड सामान कुछ ना कुछ खरीदा ही होगा कभी ना कभी। तो कुछ दुकानें जो सेकंड हैंड किताबों के अंदर डील करती हैं, कुछ किताबें जो सेकंड हैंड गाड़ियों के अंदर, कार्स के अंदर डील करती हैं, कुछ दुकानें जो सेकंड हैंड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के अंदर डील करती हैं। ये होती है सेकंड हैंड गुड्स शॉप। ये तो नाम से समझ में आ रहा है। इसके बाद आते हैं लार्ज स्टोर्स के ऊपर, यानी कि जो बड़ी फिक्स दुकानें हैं उनके बारे में, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मल्टीपल स्टोर, मेड ऑर्डर हाउसेस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, सुपरमार्केट एंड वेंडिंग मशीन्स। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं वैसे तो आप पहले ही जानते हो, लेकिन फिर भी इसके फीचर्स को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स एटसेट्रा। इस तरह की फैसिलिटीज ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ प्रोवाइड मैक्सिमम सर्विस टू हायर क्लास ऑफ कस्टमर्स फॉर होम प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर आप थोड़े से प्रिविलेज्ड इंसान हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आप पैसे
पैसे से ज्यादा अगर लग्जरी को वैल्यू देते हैं कि मुझे सर्विस अच्छी चाहिए, पैसा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना भी ले लेना, तो आपके लिए बने हैं ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये मेनली उस हायर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स, हायर क्लास ऑफ कस्टमर्स के ऊपर फोकस करते हैं जिनके लिए पैसा इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। मतलब आप समझ गए होंगे, मोटी पार्टी वाले लोगों के लिए ये। जनरली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी कि आपके सिटी का जो हार्ट है, जो मोस्ट पॉपुलस एंड मोस्ट पॉपुलर जगह है आपके सिटी की, वहां पर बने हुए होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। एज द साइज इज वेरी लार्ज, दे आर जनरली फॉर्म्ड एज जॉइंट स्टॉक कंपनी मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि इनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लेवल पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स चीजों के अंदर डील करते हैं, बड़े लेवल पर एक्टिविटीज करते हैं, तो ये मोस्टली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंडर में आते हैं। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह इसको बनाया जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर को। जैसे कि स्पेंसर्स है, बहुत बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन है क्या, अल्टीमेटली वो एक रिटेलर ही है। तुम्हारा जो रिलायंस मार्ट है, रिलायंस स्टोर जो है, वो क्या है, बहुत ही बड़ा कंपनी के अंदर में आता है, बहुत बड़े रिलायंस ग्रुप के अंदर आता है, समझ रहे हो। लेकिन है क्या, वो अल्टीमेटली एक रिटेलर ही है। देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सेवरल डिपार्टमेंट मैनेजर्स, यानी कि यहाँ पर एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट मैनेजर्स भी होते हैं, क्योंकि पूरी कंपनी होती है भाई, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मोटी पार्टी वाले लोगों के लिए बड़ी चीज है। दे एलिमिनेट मिडलमैन बाय परचेजिंग गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, इनको होलसेलर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, क्योंकि इनकी एक्टिविटी चल रही है बड़े लेवल पर और बड़े लोगों के लिए, तो अच्छा खासा पैसा इन पे आ जाता है। इन पे इतना पैसा रहता है कि ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद सके, इनके पास, इनको होलसेलर के पास जाने की जरूरत नहीं, भैया थोड़ी क्वांटिटी में सामान दे, तो सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, भाई साहब इतना सामान चाहिए, ये 25 लाख रुपए अभी पेमेंट करवा रहा हूँ मैं, तुम भेजो सामान। अब देखो, जो तुम्हारी परचेजेस होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर, वो सेंट्रली होती हैं, लेकिन जो सेल्स होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। यानी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कि यहाँ पर ग्रोसरी का सामान मिलता है, यहाँ पर कपड़े लत्ते मिलते हैं कपड़े लत्ते, यहाँ पर जूते चप्पल वगैरह मिलते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं। तो जब सेल देखी जाएगी तो जूते वाले की अलग देखी जाएगी, तुम्हारे ग्रोसरी वाले की अलग देखी जाएगी, कपड़े वाले की अलग देखी जाएगी। तो सेल तो अलग अलग होती है, अलग अलग नापी जाती है, अलग अलग लिखी जाती है, लेकिन जो परचेज होती है पूरे स्टोर की, पूरे के पूरे मॉल की जो तुम्हारे परचेजेस हैं, वो सेंट्रलाइज्ड होती हैं, वो एक ही बार में लिखी जाती हैं कि अच्छा इतनी परचेज हुई है इस महीने में, और इतनी जूतों की सेल हुई है, इतनी कपड़ों की सेल हुई है, इतनी ग्रोसरी की सेल हुई है। पूरे स्टोर का परचेज जो है एक ही होता है, लेकिन सेल अलग अलग। इनके कुछ फायदों की बात करते हैं। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स इनके पास आते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बढ़िया लाइटिंग शाइटिंग लग रही है, यहाँ पे एसी लग रहे हैं अंदर, चलो भैया, और बड़े लेवल पर चीजों को कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पर कस्टमर्स इनके पास आते हैं। कन्वीनियंस इन बाइंग, कन्वीनियंट मामला बहुत ज्यादा रहता है, तुम जाओ, बहुत सारा सामान पूरी दुकान में सजा हुआ होगा अच्छे से। मॉल में जब तुम जाते हो, बढ़िया काउंटर सजे हुए हैं कि यहाँ से तुम ये सामान ले सकते हो, वहां से तुम वो सामान ले सकते हो, तो बहुत कन्वीनियंट है। तुम गए, ये उठाया, वे उठाया, बास्केट में डाला, आए, भैया बिल बना दो। और ये तो हमारे इंडिया के नॉर्मल मॉल्स के अंदर होता है। जब तुम इंडिया से बाहर निकलोगे, अमेरिका, जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाओगे, तो वहां पे तो बिल भी बनवाना नहीं पड़ता, तुमने अलग अलग काउंटर से सामान उठाया, बास्केट में डाला, और जब तुम निकल रहे होगे स्टोर से, तो एक वहां पे एक स्कैनर लगा हुआ रहता है, और स्टोर में डिफरेंट जगहों पर स्कैनर लगा हुआ रहता है। अपना सामान उठाओ, बारकोड स्कैन करो, फिर स्कैन करो, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने सामान सबका बारकोड स्कैन करो, और जो तुम्हारा अकाउंट बना हुआ होगा उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, जो तुम्हारा जिस स्टोर से तुम सामान खरीद रहे हो, वहां पर तुम्हारा एक ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ होता है, तुम साइंड अप होते हो, एक पूरा वॉलेट बना हुआ होता है। जैसे ही तुम सामान स्कैन करते जाओगे, उस वॉलेट से पैसा कटता चला जाएगा अपने आप। और वहां पर कभी कभी तुम्हारे यूपीआई वगैरह ये जो पेमेंट मेथड है, उससे भी वो उनका अकाउंट लिंक्ड रहता है, तो तुमको कैश देने की जरूरत नहीं, इवन मोबाइल से उनका बारकोड स्कैन करने की भी जरूरत नहीं कि लो मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूं, नहीं, पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। सामान निकाला, स्कैन करा, पेमेंट कट गया, दूसरा स्कैन करा, पेमेंट कट गया, तीसरा स्कैन करा, पेमेंट कट गया, थैले में डाल के घर चलो। ये काफी अट्रैक्टिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर रेस्ट रूम भी मिल जाएगा कि भैया अगर तुम घूमते फिरते शॉपिंग करते हुए थक गए, तो वहां जाओ, लेट जाओ थोड़ा सा रेस्ट रूम के अंदर, बैठ जाओ आराम से रेस्ट रूम के अंदर। तुम स्टोर तो गए हो, लेकिन मोबाइल ले जाना भूल गए, तो तुम मस्त टेलीफोन बूथ के अंदर जाओ और फोन कर लो किसी को। अगर तुम्हें टेलीफोन करना है किसी को, तो वहां पर टेलीफोन बूथ जैसी सर्विसेज भी मिलती हैं। मान लो तुम कहीं से आ रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, रास्ते में ये तुम्हारा मॉल पड़ा, तुम उतरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मॉल पर, मॉल के अंदर गए, सामान वामान देखा और खरीद लिया बहुत सारा सामान। अब तुम्हें कहो कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना बड़ा थैला कैसे ले जाऊं मैं, तो उनसे कहते भैया ये तुम्हारा एड्रेस तो बताइए, मेरा अकाउंट पहले रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो मेरे घर पे भिजवा देना ये सामान, तो वो होम डिलीवरी भी करके दे सकते हैं आपको। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है।
इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। अब देखो, जब ये ऑपरेशंस को अपने लार्ज स्केल पर कर रहे हैं तो लार्ज स्केल ऑपरेशंस के फायदे भी ये उठा सकते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहे हैं तो जो होलसेलर का प्रॉफिट है वो भी यही कमा रहे हैं, और जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहे हैं सस्ता पड़ रहा है, होलसेलर का प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को जो ये सामान है ना ये थोड़ा सा सस्ते में बेच सकते हैं, तो कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ये। तो लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के जो भी फायदे होते हैं वो सब ये उठा पाते हैं। उसके बाद प्रमोशन ऑफ सेल्स। अब जब इन पर बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा सामान ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, होलसेलर को इन्हें प्रॉफिट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड बहुत सारे कस्टमर्स भी इनके पास आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत सारा इनके पास रिसोर्सेज, बड़े बड़े रिसोर्सेज, बड़ा बड़ा पैसा रखा हुआ रहता है इनके अकाउंट में, जिससे काफ़ी अच्छे लेवल की एडवर्टाइजिंग, काफ़ी अच्छे लेवल की मार्केटिंग भी कर पाते हैं। पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवा देते हैं कि हमारा जो स्टोर है यहाँ से आके सामान खरीदो, आपको खरीदना है। तो इस तरह से ये अपने सेल्स को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इनके कुछ नुकसानों की बात करें तो सबसे पहले लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है वो वहाँ पर होता ही नहीं है सामान बेचने के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो पर्सनल अटेंशन नहीं दिया जा सकता कस्टमर्स को। साथ ही साथ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, जब इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफ़ी हाई आती है। मतलब पूरे स्टोर के अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं, पूरे स्टोर के अंदर इतनी लाइट है जितनी तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी, तो कितना सारा बिजली का बिल आता होगा उनका, बहुत हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उसके बाद हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। बड़े लेवल पर सामान खरीद रहे हैं, तुमने कोई सामान खरीदा 25-30 लाख रुपए, सीधा पेमेंट कर दिया मैन्युफैक्चरर को और वो सामान बाद में बिका ही नहीं, तो सीधा सीधा तुम्हारा ही नुकसान है। यानी कि अगर तुम डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर हो तो वो नुकसान तुम्हारा है, बहुत हाई रिस्क रहता है, क्योंकि ये काफ़ी ऑब्वियस सी चीज़ है यार। तुम बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो बड़े लेवल के फायदे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल के नुकसान भी हो सकते हैं। इनकन्वीनियंट लोकेशन। जब भी किसी कस्टमर को डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाना होता है सामान खरीदने के लिए, तो उसको अपनी बाइक लेके, कार लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके वहाँ सिटी के सेंटर पॉइंट पर जाना पड़ेगा, तब जाके वो सामान खरीद पाएगा। ये नहीं उसके घर के बाहर आ जाएगा कोई गेट खोल के सामान देने के लिए। मतलब ठीक है होम डिलीवरी रहती है, लेकिन उसको सामान देखने के लिए जाना है तो वहाँ जाना तो पड़ेगा ही ना अल्टीमेटली।